गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग महादेव सर, विपिन सर, सोमदत्त सर और सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स जानते हैं कि हमारे काफी इंटरेस्टिंग सेशंस रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक सेशन रखा था जो इम्पोर्टेंट सेशन था, एमसीक्यू सेशन रहा। और आज भी कुछ इसी तरीके से हम एमसीक्यू सेशन हमने रखा है ऑन जनरल बैंकिंग, इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग प्रमोशन। तो जल्दी से सभी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर हम चैट सेक्शन में मैसेजेस देख लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमित सर, रूपा मैम गुड इवनिंग, प्रदीप सर जय हिंद, अंकित सर गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बढ़िया, शानदार। कहीं कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है कुछ कंटेंट में या फिर कुछ प्रैक्टिस में? और स्पेशली अगर हम बीयूपीबी की बात करते हैं, बड़ौदा यूपी बैंक की बात करते हैं, तो कुछ अगर ऐसे टॉपिक्स रह गए हों जो आपको लगते हैं कि हमने नहीं पढ़े हैं, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं अगर, तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? माइक माइक अनम्यूट कर कर भी बता सकते हैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स। और प्रदीप सर कह रहे हैं शानदार चल रही है प्रिपरेशन। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया है जो आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमें फिर से पढ़ना है या ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे बता सकते हैं कि मैम हमारा ये टॉपिक रह गया है या कुछ और टॉपिक्स पर हम डिस्कशन चाह रहे हैं। तो आपके एग्जाम से पहले हम सारे सेशंस कंडक्ट करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर मेगा जी का कहना है कि मैम कुछ इंटरनल पॉलिसी डिपॉजिट एंड क्रेडिट पर एमसीक्यू सेशन करा दीजिए। मैम लोन रिकवरी पॉलिसी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिप्लाई आए हैं, उसमें मेघा जी और आकांक्षा जी हैं। उसमें इनका कहना है कि इंटरनल पॉलिसी डिपॉजिट और क्रेडिट एज वेल एज लोन एंड रिकवरी पॉलिसी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, ये कल विजय सर के थ्रू आपको मतलब सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेशन जो है वो विजय सर लेंगे क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड। एमसीक्यू सेशन जो इंटरनल पॉलिसी या डिपॉजिट पर है, उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन भी कंडक्ट कराएंगे। जी आकांक्षा जी, और कोई डाउट किसी का, पार्टिसिपेंट्स का? और रिकवरी पॉलिसी में बताना चाहूंगी कि जो रिकवरी पॉलिसी है, ये वेडनेसडे को अमित सर के थ्रू सेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो रिकवरी पॉलिसी भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके मैम, इंटरनल स्कीम का एमसीक्यू होना चाहिए। तो इंटरनल स्कीम के एमसीक्यू के लिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जहां तक है जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, हम इंटरनल स्कीम का जो एमसीक्यू सेशन है उसको भी कंडक्ट करवा देंगे। देखिए, पार्टिसिपेंट से जब भी इंटरेक्शन होता है, सेशंस होते हैं, तो हमारी तरफ से हमेशा यही एफर्ट्स रहते हैं कि हम तो पढ़ा ही रहे हैं, काफी सारे टॉपिक्स जो भी हम पढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बट आप भी काफी चीजों को एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद बहुत सी टॉपिक्स ऐसे निकल के आते हैं जो आपको ऐसे लगते होंगे कि नहीं फिर से डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप बिल्कुल सेशन के स्टार्टिंग में या एंडिंग में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम उन्हें कंडक्ट करा देंगे सेशन को, ठीक है। तो आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर काफी सारे रिप्लाई दिए और कुछ सेशंस कंडक्ट कराने की बात कही और एमसीक्यू सेशंस भी जिसमें रखने और कुछ पॉलिसीज भी। तो आने वाले सेशंस में हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं आज के एमसीक्यू सेशन के लिए?
यहाँ पर प्रदीप सर का कहना है कि कुल विषय जो परीक्षा में आने की उम्मीद है उनको एक बार फिर से कंप्लीट करना है। और ओके ओके, तो यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं। देखिए, रेडी होना भी जरूरी है क्योंकि ये जो सेशन है, एमसीक्यू सेशन है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड करूं और ऑप्शंस आपको दिखें, और मैं ऑप्शंस भी रीड करूंगी, उसे ट्रांसलेट भी एक बार कर दूंगी कि आपको क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। और फिर आप सभी पार्टिसिपेंट कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए, एंड देन हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि गलत आंसर अगर चला गया तो क्या हो गया। देखिए, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर कुछ हमसे मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि सेशन को लास्ट तक अटेंड करें, और इसी के साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं। नितिन सर का यहाँ पर कहना है, मैम एक सेशन डेली हिंदी का। बिल्कुल नितिन सर, कोशिश की जाएगी कि एक सेशन डेली हिंदी का हम कंडक्ट करा सके। एक बार हम सर से कांटेक्ट करेंगे इस बारे में, और उसके बाद बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम हिंदी के सेशंस कैसे रख सकते हैं। जी प्रदीप जी, बिल्कुल हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, और हिंदी के सेशंस भी होने चाहिए, हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर अभी आप कुछ हिंदी के सेशंस देखना चाहते हैं तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स, वैसे तो इन्फॉर्म आपको किया गया है, बट मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत से सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे बैंकिंग ज्ञान केंद्र के ऐप पर। हिंदी के ही सेशंस अवेलेबल हैं, तो आप जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिए, सेशंस देख लीजिए। अगर अभी आपको अर्जेंट नीड है तो, रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर कहा है कि मैम हिंदी का सेशन जरूर कंटिन्यूटी में रखिए, नितिन सर ने कहा है, तो इसको हम डेली बेसिस पर सेशन कंडक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हिंदी का सेशन, नितिन सर ने कहा है कि 10 से 12 सेशन है मैम, मैंने देखे हैं। ठीक है नितिन सर, मैं बिल्कुल एक बार सर से बात करके आपको और सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करूंगी, और यही कोशिश रहेगी। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं कि हिंदी का सेशन रोज हो, या डेली हम हिंदी का सेशन कंडक्ट करें? चैट सेक्शन में यस नो बता सकते हैं। निखिल सर, मनोज सर, यादव सर, प्रदीप सर, चंदन सर, अनुष्का जी। 40 क्वेश्चंस हैं मैम हिंदी के भी। संदीप जी, मैम हिंदी का ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, ओके। तो ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनमें सभी का ये कहना है कि हिंदी का एक सेशन डेली बेसिस पर होना चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर डेली एटलीस्ट हो। ओके, एक एमसीक्यू डेली होना चाहिए हिंदी से रिलेटेड। बिल्कुल काम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। बिल्कुल सर, तो आप सभी की जो रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है, और कि हिंदी का सेशन जो होना चाहिए, वो बिल्कुल हम हमारी फैकल्टीज और सारे कांटेक्ट करके एक बार एक सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, और फिर यही कोशिश करेंगे कि हिंदी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफी अच्छे फीडबैक भी देते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स। इसी के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें बताने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स बाय scheduled commercial banks is calculated on a daily product basis with effect from 1st April 2012, 1st April 2010, 1st April 2009 और 1st April 2011। बिल्कुल अजीत सर, डेली एक ना हो तो 4-5 करा दीजिए प्लीज। ओके प्लीज, बिल्कुल नहीं कहिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल आप जो भी कहेंगे, रिक्वेस्ट जो भी आपकी रहेगी, हम उसे कंडक्ट कराएंगे सेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं 80% और 90% आंसर आया है ए, 1st April 2012। नो आइडिया बट गो विथ ए, ओके। और कुछ पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर आंसर आया है डी। ठीक है,
B, but not sure. Okay, no problem. A, 1st April 2012. B, I think तुक्का है मैम. Okay. अरे एक आंसर सी भी आ चुका है. ठीक है, जैसे ही पार्टिसिपेंट्स के आंसर आना रुकेंगे मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा. तो लास्ट आंसर यहाँ पर आया है बबलू यादव जी का सी, 1 अप्रैल 2009. डी भी आंसर आए हैं, बी भी कुछ आंसर आए हैं और ए तो मोस्ट भी आंसर ए ही है. आइए देखते हैं करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है बी, 1 अप्रैल 2010. तो जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट्स पर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वो कैलकुलेट किए जाते हैं डेली प्रोडक्ट बेसिस पर. और कब से ये कैलकुलेट किए जा रहे हैं? तो 1 अप्रैल 2010 से. क्लियर है सभी को क्वेश्चन? ठीक है, ये फैक्ट है, इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. An individual attends 60 years on 26th February 2016. He will be treated as senior citizen for income tax purpose. Financial year 2014-15, 15-16 for benefits accruing after 26 Feb 2015 on or after 1st February 2015. बताइएगा. तो 50-50% आंसर मैं देख पा रही हूँ. एक आंसर आया है बी और एक आंसर आया है सी. ठीक है, अभी सभी पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन बी की तरह ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो ऑप्शन मैं देख पा रही हूँ कि बी ऑप्शन बताया जा रहा है. ठीक है, बी में बी. सिक्सटीन 17. ओके, ठीक है. तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं. आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, देखें करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है बी, फाइनेंशियल ईयर 2015-16. तो जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो 60 वर्ष के हो गए हैं 26 फरवरी 2016 को. इन्हें सीनियर सिटीजन ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स पर्पज से. तो कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से. ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और क्वेश्चन है द एडिशनल पेंशन पेबल टू अ फैमिली पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स स्पाउस attaining 100 years will be paid additional pension of how much percent, and for dearness relief purpose it will be taken as how much percentage? 150, 100 and 0, 100 and 100, and family pensioner not eligible for additional pension. तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी. यहाँ पर पूछा गया है जो एडिशनल पेंशन पे की जाती है फैमिली पेंशनर को जो 100 इयर्स के हो गए हैं, इन्हें एडिशनल पेंशन कितना परसेंटेज दिया जाएगा और डियरनेस रिलीफ पर्पस से कितना दिया जाएगा परसेंटेज? हंड्रेड एंड 100, डी सी डी सी. डी सी. ओके, डी सी ए सी ए. ओके, ठीक है, आंसर अभी आते जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के. ठीक है, ए मतलब 150%, और कुछ आंसर्स आए हैं 100 एंड 100. एक आंसर आया है 100 एंड 0%. ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है सी, 100% एंड 100%. ठीक,
तो यहाँ पर जो एडिशनल पेंशन होगी वो 100% होगी, और जो डियरनेस रिलीफ पर्पस है इसे भी 100% ही टेक आउट किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Provisioning coverage ratio PCR is 1 point. The ratio of provisioning to net non-performing assets, the ratio of provisioning to gross non-performing assets, the ratio of provisioning to total advances, the ratio of provisioning to fund-based and non-fund-based advances. बताइएगा। तो जो PCR है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, 1 पॉइंट है, तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन और क्या होगा करेक्ट आंसर? तो रेशो होगा ये प्रोविजनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, एनपीए के लिए, ग्रॉस या तो नेट एनपीए होगा या ग्रॉस एनपीए या फिर टोटल एडवांसेस, अदरवाइज रेशो होगा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड एडवांस्ड, सी ऑल एडवांस्ड। ओके, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए, नॉन परफॉर्म ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बी 100% श्योर। ओके, बी विल बी द राइट आंसर, बी। ओके, तो यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं। आइए हम देखें करेक्ट आंसर क्या है। देखिएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है बी। तो सभी के आंसर लास्ट में अगर मैं देख पा रही हूँ तो चैट सेक्शन में ओम प्रकाश जी, रविकांत जी, चंद्रभान जी, अभिषेक जी, अनुष्का, अंशुका जी और प्रदीप जी, सभी ने आंसर बताया है बी 100%। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होगी? कैश, डिपॉजिट्स, फर्नीचर, लॉस और गारंटी इशू। आंसर बताने से पहले आप सभी पार्टिसिपेंट्स बताइए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? वैसे तो आप सभी जानते होंगे बट स्टिल, मे अराइज और नॉट। ओके, और सभी पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर ऑप्शन बताया है ई, एक भी ऑप्शन ई के अलावा कुछ भी नहीं आया है। अ लाइबिलिटी दैट मे बी अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स, इट मे बी और नॉट। ओके, ठीक है। ई, गारंटी इशूड, गारंटी इशूड, सभी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर आए हैं आंसर ई, गारंटी इशूड, इंटेंजिबल, अराइज आफ्टर स्पेशल इवेंट। ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ई, गारंटी इशूड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर एडवांसेस टू द CRE, commercial real estate sector classified as standard assets is 0.40%, 0.25%, 1.00% और 2%। सी 100% लॉक मैम। ओके, तो प्रदीप सर कह रहे हैं लॉक कर दीजिए आंसर सी। ओके, ठीक है, आंसर लॉक कर देंगे। मैं चाह रही हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ जाए, उसके बाद हम करेक्ट आंसर पर आए। जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है एडवांसेस CRE के लिए, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, इसमें स्टैंडर्ड एसेट्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? 1%। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, 1%। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per RBI, an account should be treated as inoperative, dormant, if there are no transactions in the account for a period over 2 years. It is applicable to savings accounts, current accounts, for both or for both, but for inoperative it is 2 years and for dormant it is 6 months। यहाँ पर पूछा गया है कि RBI के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है उसे इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट ट्रीट किया जाएगा अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है अकाउंट में 2 साल से ज्यादा, तो इसे क्या एप्लीकेबल कर दिया जाएगा? डी, 100%।
डी मैम, डी, ओके, सी, डी फॉर बोथ, सी, ए, सी। स्टार्टिंग में सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए डी, लास्ट लास्ट में कुछ पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए सी और ए। तो श्योरिटी कौन से आंसर पर है बताइएगा, 100% कौन सा आंसर होगा, किस आंसर को हम कहेंगे कि 100% करेक्ट है। ठीक है, इनऑपरेटिव 6 मंथ एंड डोरमेंट 2 इयर्स होता है, अभिषेक सर कह रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, फॉर बोथ। जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है उसे इनऑपरेटिव या डोरमेंट ट्रीट किया जाएगा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 2 इयर्स, और ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर है सभी को? प्रदीप सर ने कहा था सी 100%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of insurance of deposits by DICGC, premium is payable to DICGC at the rate of 12 paise per rupees 100 per annum. How much of it will be borne by bank and how much by depositor? 50 each, 100 by customer, 100 by bank. No premium is payable by nationalized banks. इंश्योरेंस के केस में अगर डिपॉजिट जो है वो डीआईसीजीसी के थ्रू हैं तो जो प्रीमियम है ये पेबल होगा डीआईसीजीसी के द्वारा 12 पैसे पर 100 पर एनम रुपीज। बैंक और डिपॉजिटर को कितना कितना इस पे बॉन्ड करना पड़ेगा? मैम क्वेश्चन नंबर 7 को बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा लास्ट में। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है, सी को लॉक कर दीजिए। ओके, सी लॉक मैम, सी सी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं और करेक्ट आंसर है सी, 100% बाय बैंक। क्लियर है सभी को? तो आप सभी का आंसर करेक्ट है। अच्छा, सर ने यहाँ पर कहा है कि मैम 7th अभी स्टार्टिंग में ही, सर इसको हम क्लियर कर लेते हैं। और एक बार यहाँ पर प्रदीप सर ने हमको आंसर दिया था सी 100%। सर आप डिस्कस करना चाहेंगे क्या? एक्चुअली में मैम इसमें डोरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है 6 महीने का। इसमें 2 साल में इनऑपरेटिव होते हैं, मतलब इनऑपरेटिव मीन्स डोरमेंट ही होता है। और केवाईसी गाइडलाइंस हमें पता ही है, 2 साल, 8 साल, 10 साल। बाकी इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इनऑपरेटिव 2 साल में ही होता है। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पर सर ने बताया है कि जैसा कि पूछा गया था कि इनऑपरेटिव है या डोरमेंट है, कुछ भी कंडीशन हो, अगर ट्रांजैक्शन नहीं है 2 साल से ज्यादा के लिए तो ये दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि इनऑपरेटिव के लिए 2 साल और डोरमेंट के लिए 6 मंथ, दोनों के लिए सेम कंडीशन ही अप्लाई होगी। ठीक, क्लियर है सभी को? देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are part of shadow banking? Shadow banking का पार्ट हमको बताना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आरआरबीज, एनबीएफसीज और ऑल ऑफ दी अबव। एनबीएफसी सी 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 100%, सी सी, एनबीएफसी सी 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 सी। ओके, तो यहाँ पर आप सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं सी 100%। ठीक है, शैडो बैंकिंग का पार्ट हमको बताना है और आप सभी का कहना है एनबीएफसीज। क्या फुल फॉर्म होगा एनबीएफसीज का? खैर आप सभी को पता ही होगा, बट स्टिल, तो ये हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी, एनबीएफसीज। ठीक, लास्ट आंसर था सोमदत्त जी का, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके अंशुका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो WEF यहां से स्टार्ट हुआ हमारा क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2010 टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अगर जो अकाउंट होल्डर है वो पैन फर्निश नहीं करता है। ठीक,
at the rate specified in the relevant provisions of IT Act, at the rate in force, at the rate of 20%, higher 1 to 3 or lower of 1 to 3. C 100%, C 100%, C 100%. Okay. आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी, एट द रेट 20%। तो टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा अगर अकाउंट होल्डर पेन फर्निश नहीं करता है तो ये रहेगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, सभी के आंसर करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, 1 April 2010, if a person entitled to submit 15G or 15H form must furnish the pen in the declaration for what is true if pen is not given। यहाँ पर पूछा गया है अगर पर्सन को 15G या 15H फॉर्म सबमिट करना है और इसी के साथ साथ डिक्लेरेशन में पेन भी बताना है, अगर पेन नहीं दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? फॉर्म 15G इनवैलिड हो जाएगा, फॉर्म 15H इनवैलिड, टीडीएस हायर रेट पर डिडक्ट किया जाएगा या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं डी। रविंद्र सर, चंद्रभान जी, धर्मराज जी, सत्येंद्र जी, चंद्रभान जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका जी, संदीप जी, सभी के नाम मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुकेश जी, सभी का आंसर आ रहा है डी। और आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। 15G इनवैलिड हो जाएगा, 15H इनवैलिड हो जाएगा, और जो टीडीएस है हायर रेट में डिडक्ट। प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक। अपना पानी दे दे थोड़ा ठंडे। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है माइक म्यूट करके रखिए ताकि किसी भी अदर पार्टिसिपेंट्स को डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The new section which is introduced for compulsory furnishing pen, failing which deduction of higher TDS is section 206A, section 206AA, section 206AAA और section 269T। जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड किया गया है कंपल्सरी फर्निशिंग पेन फेलिंग, तो यहाँ पर जो डिडक्शन है हायर टीडीएस का वो कितना रहेगा? डी डी डी। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं डी। ओके, ओम प्रकाश जी का आंसर आया है डी। मे बी ए, प्रदीप सर कह रहे हैं मे बी ए। ओके, डी। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 206AA। क्लियर है सभी को? देखिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट पर कस्टमर पर डे इज। तो जो मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट है पर कस्टमर पर डे वो कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बी सी लॉक प्लीज। ओहो, यहाँ पर आंसर दिख चुका है, एरो क्लिक हो चुका है, तो आंसर यहाँ पर है सी, 5 लाख रुपीज। ठीक, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई द फॉलोइंग बैंक नोट ऑफ डिनोमिनेशन शुड नॉट बी रीइश्यूड टू पब्लिक
true, it is a legal tender and acceptable for all transactions. 100 rupees, 500 rupees, 1,000 rupees or 2,000 rupees. D D D D D D D 2K D. ओके ठीक है, डी लॉक कर दीजिए। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो नोट है डिनोमिनेशन वो री इशू नहीं किया जाएगा पब्लिक को, ये लीगल टेंडर है और एक्सेप्टेबल है सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। 2000 पिंक नोट ओके है। रिसेंटली ही हमने 2000 के नोट के बारे में काफी कुछ सुना, जाना, समझा और आप सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, जी प्रदीप सर बिल्कुल, प्रीवियस क्वेश्चन हम क्लैरिफाई कर देते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी 2000 रुपीज। ठीक, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन हमें क्लियर करना है। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया था कि जो मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट है, अगर कोई भी कस्टमर एक दिन में मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है तो वो कितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कस्टमर। तो 5 लाख रुपीस यहाँ पर लिमिट दी गई है। मैम आई थिंक इसमें 2 लाख पर डे है, 5 लाख पर वीक एंड 10 लाख पर मंथ। सर अपडेट हुआ है, सर्कुलर हो चुका है, आप चेक कर लीजिए, अपडेट हो गया है। कर दिया 5 लाख ही है। 5 लाख इज इट फॉर पर डे और पर वीक? पर डे per और 5 लाख और दोनों पर वीक के 5 लिए लाख 5 लाख है। ही है बस। सर और 5 per लाख और month 10 10 लाख का ही lakhs। प्रोविजन बचा है। 5 लाख पर डे पर वीक और 10 लाख पर हाँ। मंथ, बस ये दो प्रोविजन है जी। बस। जी जी ओके, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंसर आया है चैट सेक्शन में, आप सभी को विजिबल होंगे वैसे तो चैट सेक्शन में, आप देखिएगा। अंशुका जी और निखिल सर ने यहाँ पर बताया है 5 लाख पर डे और 5 लाख पर वीक एंड 10 लाख पर मंथ। ओके, देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द पेई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज signs the same for the purpose of transferring ownership to a third party on the back or face thereof, it is called general crossing, special crossing, endorsement or attestation. तो जो पेई है बिल ऑफ एक्सचेंज अगर का जो पेई है सेम साइन करता है ओनरशिप ट्रांसफरिंग के लिए पर्पस के लिए थर्ड पार्टी को ऑन द बैक या फिर और फेस देयर ऑफ, इसे क्या कहा जाएगा? और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी का आया है सी। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी, एंडोर्समेंट। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per section 201 subsection 1A of IT Act, if a bank does not deduct TDS wholly or partly or after deducting fails to pay the taxes as required, it is liable to pay compound interest of 12% per annum. For not deducting interest 1% monthly and not remitting 1.5% monthly. Simple interest of 6% per annum और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम। सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A आईटी एक्ट के तहत अगर बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है पूरी तरीके से या पार्टली, या फिर डिडक्ट करने के बाद टैक्स पे नहीं कर पाता है जितना रिक्वायर्ड है, तो फिर कितना पे करना होगा? बी तुक्का, नो आइडिया, डी के चांस ज्यादा है, बी शुड बी 18% पर एनम, बी ए डी। ओके, एक ऑप्शन रह गया है सी, अदरवाइज सभी आंसर आ चुके हैं। नो आइडिया। ओके, अगर आइडिया नहीं है तो फिर भी क्वेश्चन का आंसर तो मार्क करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आंसर आप लगाएंगे? जहां हमें अगर कुछ आइडिया नहीं है तो हम हमारे एक्सपीरियंस बेसिस पर भी आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, सी लॉक, बी लॉक। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी,
जो डिडक्ट नहीं किया है अगर, तो 1% मंथली, और जो रिमिट नहीं किया है उसके लिए 1.5% मंथली। ठीक, क्लियर है सभी को? ए तुक्का, यस, सी लॉग, डी बी। ठीक है, सभी के आंसर आ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जहां भी क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ऑप्शंस लेंथी होते हैं, आंसर बहुत इजी होता है। In terms of section 276 subsection B of IT Act, if a person fails to pay the credit of a central government, the TDS deducted, he shall be liable for punishment of। यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन 276 सबसेक्शन बी IT एक्ट के तहत अगर पर्सन फेल हो जाता है क्रेडिट देने से सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो TDS जिसके लिए डिडक्ट किया जाता है, यहाँ पर पनिशमेंट किस चीज की होगी? नॉट लेस देन 6 months बट मे बी एक्सटेंड टू 10 years विद फाइन, इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर बी ऑप्शन में बताया गया है नॉट लेस देन 3 months एंड मे एक्सटेंड टू 10 years विद फाइन। सी ऑप्शन है 3 months बट एंड मे एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन, और नॉट लेस देन 9 months एंड मे एक्सटेंड टू 9 years विद फाइन। 50-50% आंसर आ रहे हैं बी और सी। अब श्योरिटी कौन से आंसर पर होना चाहिए? सी 100%, सी में बी तुक्का, बी ओके। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है सी होगा मैम, बिल्कुल रविंद्र सर और अमित सर का भी आंसर करेक्ट है। यहाँ पर नॉट लेस देन 3 months की रेगुलर इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, और ये 7 साल तक, अधिक से अधिक 7 साल तक हो सकती है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नितिन सर का क्या कहना है? सर का मैं कह रहा हूँ सर बोलते हैं कि जो नहीं आ रहा है ना वो सी। बिल्कुल जी बिल्कुल नितिन सर, और करेक्ट है आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब थोड़ा सा हम स्पीड में आ जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर आप सभी पार्टिसिपेंट्स कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आंसर बताते जाएं। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट के केस में अगर इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया गया है मार्च मंथ का, और टैक्स अमाउंट है वो डिडक्ट की जाएगी, और इसे डिपॉजिट कब तक करना होगा? विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच क्रेडिटेड, विद इन 1 week, विद इन 7 days, और ऑन और बिफोर 30th April। तो सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर श्योर हैं डी आंसर को लेकर? ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है डी, ऑन और बिफोर 30th April। सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर करेक्ट है। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The normal period for appeal against the orders of district forum to state commission and orders of state commission to national commission is how much days from date of such order? 60 days, 45 days, 30 days, or no such period prescribed? C log please, C 30 days, C log, C 100%, 30 days, C। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, और आंसर है सी 30 days। ठीक है, देखिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी 30 days। तो जो नॉर्मल पीरियड है अपील को लेकर डिस्ट्रिक्ट फोरम जो अगेंस्ट इनके ऑर्डर्स में स्टेट कमीशन को, या फिर स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में नेशनल कमीशन में हम जाते हैं, तो 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। No appeal by a person who is required to pay any amount in terms of an order of National Commission (COPRA) shall be entertained by Supreme Court unless the appellant has deposited in the prescribed manner 50% of the amount, 25,000, 50%, lesser of 1 and 2, lesser of 1 and 3। पार्टिसिपेंट्स प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, गया है कि कोई भी अपील किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसने
कोई भी अमाउंट एक तरीके से पे नहीं किया है नेशनल कमीशन के ऑर्डर के भी बाद, तो सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा जब तक जो अपीलेंट है वो डिपॉजिट नहीं कर देता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। बताइएगा, डी और ई आप सभी के आंसर हैं और ए भी आंसर है। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है ई, लेसर ऑफ 1 and 3। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ कोपरा, if the district forum or state commission or national commission records in writing that the complaint is frivolous or vexatious, then the complainant shall have a pay opposite party such cost not exceeding rupees 25,000, 10,000, 50,000 or 35,000. सी, आई थिंक सी। ओके, तो सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं सी, 50,000। और देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। नो आइडिया बट गो विद सी। ओके, तो प्रदीप जी आप भी तो ये वाला तुक्का नहीं लगा रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शन सी। यस मैम, ओके ठीक है। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है बी, 10,000 रुपीज। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following community is not notified as बबलू सर कह रहे हैं सी तो एग्जाम में चलेगा। देखिएगा, which of the following community is not notified as minority communities by the government of India, Ministry of Welfare? कौन सी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाई नहीं किया है भारत सरकार ने या कल्याण समिति के द्वारा? सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जोरेस्ट्रियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, नन ऑफ दीस। नन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, जैन, नन, all are minority. Okay, जोरेस्ट्रियन। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। ई, लॉकमैन। ओके, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ई, एफ, जी। जी पर हम आ गए हैं और आंसर हो गया है नन। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI, banks are required to maintain a, E means none, जी प्रदीप सर। As per RBI, banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio, CRAR, of how much percentage on ongoing basis? 8, 10, 9, 12। आरबीआई के तहत जो बैंक है उन्हें मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ता है टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो के लिए, सीआरएआर कितना परसेंट है अभी ऑनगोइंग बेसिस पर? आप सभी पार्टिसिपेंट्स के जो आंसर आए हैं वो आए हैं 9%। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है सी, 9%। वैसे 11.5 करना है ओके, बट यहाँ पर आंसर है सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। MSME units will continue to enjoy the priority sector lending status up to dash years after they grow out of the MSME category concerned। 2, 3, 5, 10। तो जो MSME यूनिट हैं उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस दिया गया है कितने वर्ष के लिए? आफ्टर दे ग्रो आउट ऑफ द MSME कैटेगरी concerned। C, 5, 100%। C, 100%। ओके, और सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं सी, 5, 5, 5। एक आंसर आया है बी, कुछ आंसर बी भी है। 19 क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। जी सर बिल्कुल, एक बार देखिएगा करेक्ट आंसर देखते हैं, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, 3 years after they grow out of the MSME category concerned। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अभिषेक सर का कहना है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा
ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया था सर कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में हमें अपील करनी है स्टेट कमीशन को, या फिर स्टेट ऑर्डर ने कोई ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में हमें अपील करनी है नेशनल कमीशन में। तो ये कितने दिनों के अंतर्गत अपील करनी पड़ेगी हमें ऑर्डर के बाद? तो ये आंसर होगा 30 डेज। 30 डेज में हमें अपील करनी रहेगी, विद इन 30 डेज। क्लियर है अभिषेक सर? ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में किस तरीके के चार्ज को क्रिएट किया जाता है? प्लेज, हाइपोथिकेशन, बेलमेंट और मॉर्गेज। और सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया है और आंसर आया है डी, मॉर्गेज। प्रदीप जी ने तो यहाँ पर एक GIF भी सेंड किया है, डी। ओके, देखिएगा करेक्ट आंसर देखते हैं, और करेक्ट आंसर है डी, मॉर्गेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN इज एसोसिएटेड विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो DPIN जो ये नंबर है ये एसोसिएटेड है पब्लिक, प्राइवेट, रजिस्टर्ड, लिमिटेड और रजिस्टर्ड ट्रस्ट। नहीं पता? सी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स। CECE, नो आइडिया मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर। काफी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं, मे बी सी। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एसोसिएटेड है इससे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Limited liability partnership to be registered with registrar of assurances, registrar of firms, registrar of companies or no required to be registered। और आप सभी ने आंसर दिया है सी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट LLP। LLP के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। The LLP shall be a body corporate, legal entity separate from its partners. Any two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit may be subscribing their names to an incorporation document and filing the same with the registrar from a limited liability partnership. The LLB have perpetual succession, all of the above 1 to 4 except 3। और सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं ई, ऑल दी अबव। ठीक है, तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, ई। हाँ, करेक्ट आंसर है ई, ऑल दी अबव। मतलब कि व्हाट इज ट्रू अबाउट LLP, तो LLP जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है जो कि पार्टनर्स से एक तरीके से सेपरेटेड है। कोई भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पर, वो अपना नाम सब्सक्राइब कराते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में और फिर इसे फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के साथ, और इधर पे इसी के तहत LLP का फॉर्मेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जो LLP है उसका परपीचुअल सक्सेशन होता है। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट LLP। एक और क्वेश्चन LLP को लेकर। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP DPIN नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्टेन करते हैं। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या LLP, लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। पेनल्टी फॉर improper use of LLP which will be fine not less than 50,000 which can go maximum up to 5 lakhs or all the above।
और आप सभी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं ई 100%। ठीक है, तो विपिन सर ने कहा है ई 100%, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आंसर है ई ऑल, और करेक्ट आंसर है ई ऑल। तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो एलएलपी का होता है वो डीपीआईएन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी जरूरी होना जरूरी है इनके नाम के साथ। और जो पेनाल्टी है अगर इम्प्रॉपर यूज हो रहा है एलएलपी का, तो वो 50,000 से कम नहीं होगी और मैक्सिमम 5 लाख हो सकती है। ये पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। So RBI has permitted that the power of attorney holder in NRE and FCNR account are permitted to remit funds abroad. For which of the following purpose remittance has been allowed? For remittance by way of donations, for remittance by way of gifts, for opening and maintenance of deposit account abroad, or for remittance of funds to account holder. RBI ने अटर्नी होल्डर की पावर परमिट की है एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में, और फंड्स रेमिट कर सकते हैं अब्रॉड। इस पर्पस के लिए रेमिटेंस अलाउड किए जाएंगे। कैसे? तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं डी 100% एंड बी, डी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर है डी, फॉर रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू अकाउंट होल्डर। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी के साथ आपने इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के सेशंस के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करते रहिए। टफ सेशन, 3 रॉन्ग टफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। देखिए, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इजी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम बाकी सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हमें डिफिकल्ट भी पढ़ना होगा। तो सेशन बिल्कुल इंफॉर्मेटिव था। इस सेशन को आप अगर 2 से 3 बार देख लेंगे या क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, और आई थिंक आज ही हमें सब कुछ याद हो गया है, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है और रिवीजन हमारा हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट सेशंस में इनमें से क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा शुभ विचार है, जिंदगी तो आसान ही होती है लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए, और सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज के साथ। मैक्सिमाइज करेंगे बिल्कुल एमसीक्यूज को। थैंक यू एवरीवन। और बाकी सभी जो आपने आज सेशंस की बात कही है उन्हें भी हम कंडक्ट करवाएंगे। धन्यवाद।